हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ईश्वरी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने देख लिया था भगत सिंह का जीवनी। इस क्लास में हम देखेंगे जगदीश चंद्र माथुर जी का जीवनी जो लिखे है ओ सदानीरा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि जन्म कब हुआ था। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917 ईस्वी को, जब चंपारण आंदोलन हुआ था। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन। ठीक है, तो ऐसे याद रखिए, चंपारण आंदोलन हुआ था जिस वर्ष, इस वर्ष इनका जन्म ही हुआ था। समझ रहे? तो जन्म हुआ था 16 जुलाई 1917, निधन हुआ था 14 में 1978। जो भी मैं बोलूंगा लिख लेना, आप लिखते जाइए या टिक मारते चलिए। ठीक है, जल्दी जल्दी खींचेंगे। ठीक, चलिए। जन्म स्थान है शाहजहांपुर। देखिए, ये भी है उत्तर प्रदेश के। कहाँ? शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। देखिए, इसमें आता है स, जगदीश स से शाहजहांपुर, जगदीश स जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। शिक्षा की बात करें तो एमए किया अंग्रेजी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। क्या किया? एमए किया अंग्रेजी में किया। 1941 में आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण। आईसीएस समझ रहे हैं? पहले आईएएस को बोलते थे आईसीएस। ठीक है, चलिए। प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और उसके बाद बिहार में शिक्षा सचिव हुए। देखिए, सचिव बना ना, शिक्षा सचिव है ना, एजुकेशन सेक्रेटरी बन गए। समझ रहे? आईएएस थे, रिटायर्ड आईएएस है भाई साहब उस जमाने के। आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस, उसको पहले बोलते थे, आईएएस जो भी है। तो पूछेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर जी जो है आईसीएस का परीक्षा कब उत्तीर्ण किया? तो 1941 में। कब किया? 1941 में किया। और ट्रेनिंग के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। और कहाँ बने? तो बिहार में। उत्तर प्रदेश के थे, उसका पोस्टिंग कहाँ हुआ? बिहार में। शिक्षा सचिव बन गए। कार्य देखिए, सन 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण। बहुत पूछता है क्वेश्चन, पूछता है क्या? एक मिनट थोड़ा, चलिए चलिए क्वेश्चन पूछते हैं कि जो सुप्रसिद्ध, बिहार में जो सुप्रसिद्ध उत्सव लगता है वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? तो जगदीश चंद्र माथुर ने। किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। कब किया? 1944 में। और 1944 में और हुआ था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। 10th में पढ़ते हैं हम लोग ना, सब पढ़ा होगा ना। विश्व बैंक की स्थापना हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना हुआ था। ठीक, सॉरी, विश्व बैंक और वर्ल्ड बैंक और क्या कहते हैं उसको, एक और था, उसका स्थापना था। विश्व बैंक नहीं हुआ था, विश्व बैंक का तो हुआ ही था। चलिए, तो कार्य था 1944 में बिहार के सुप्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और प्रसारण मंत्रालय में हिंदी सलाहकार के पद पर भी कार्य किया। देखिए, चूंकि ये आईएएस थे तो उनको जो है बहुत काम मिला। ठीक है, आईएएस जो होता है ना, उनको किसी भी पद पर तैनात किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि डीएम ही बन सकते हैं, जरूरी थोड़ा है डीएम थोड़े आईएएस होता है, जरूरी थोड़ा है कि डीएम ही आईएएस है ना। किसी भी पद पे मैं उनको क्या होता है, समय के साथ ही उनको जो है अलग अलग पद पे, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग क्या बोलते हैं डिपार्टमेंट में, अलग अलग मिनिस्ट्री में जो है भेज दिया जाता है। ठीक है ना, मंत्रालय इनको क्या बोलते हैं, डिपार्टमेंट में नहीं, मंत्रालय में भेजा जाता है, मिनिस्ट्री में भेजा जाता है आईएएस सबको। ठीक है, तो क्या किया, याद रहे, ये सब रखा कि महोत्सव का बीजारोपण किया। किसका? वैशाली महोत्सव का 1944 में। फिर ऑल इंडिया रेडियो में महानिदेशक रहे। फिर सूचना और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है हिंदी सलाहकार के पद पर कार्य किया। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विजिटिंग फेलो रहने के अतिरिक्त अन्य अनेक महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़े। अब सम्मान देखिए, विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित, कालिदास अवार्ड, बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित, क्योंकि बिहार में हिंदी सलाहकार के पद पे थे ना भाई, हिंदी सलाहकार के पद में, तो इसको बिहार राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कालिदास अवार्ड दिया गया। विद्या वारिधि की उपाधि से विभूषित किया। पूछता है ये क्वेश्चन कि विद्या वारिधि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया? तो जगदीश चंद्र माथुर जी को किया गया। कृतियां देखिए क्या सब लिखे। 1936 में प्रथम एकांकी लिखा था मेरी बांसुरी। सबसे पहला एकांकी पूछेंगे कि जगदीश चंद्र माथुर का पहला एकांकी नाम क्या है? तो मेरी बांसुरी। कब लिखा था? 1936 में। का मंचन व सरस्वती में प्रकाशन। ठीक है, किस में प्रकाशित हुआ? मेरी बांसुरी का मंचन सरस्वती में प्रकाशन। 5 एकांकी नाटकों का संग्रह भोर का तारा 1946 में प्रकाशित हुआ। पूछेगा कि भोर का तारा जो है कितने नाटकों का संग्रह है? तो 5 नाटकों का संग्रह। कब प्रकाशित हुआ भोर का तारा? 1946 में। किसके द्वारा लिखा गया? जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। इसके बाद ओ मेरे सपने 1950 में। मेरे श्रेष्ठ एकांकी, सिर्फ याद रखना है कौन कौन है। देखो, भोर का तारा एकांकी है, 5 एकांकी नाटकों के एक संग्रह है। इसके बाद ओ मेरे सपने, मेरे श्रेष्ठ रंग, कोणार्क 1951, बंदी, सारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, कुंवर सिंह की टेक और गगन सवारी के अलावा 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 2 कठपुतली नाटक भी लिखे। 10 तस्वीरें और जिन्होंने जीना जाना लेखांकित और स्मरण है। क्या ये स्मरण है? ये 10 तस्वीरें और मान लीजिए कहीं पे घूमे गए होंगे, कुछ देखे होंगे तो लिख दिए कि 10 तस्वीरें और
जिन्होंने जीना जाना। पूछता है ये सब के सब पूछते, सब लिख लीजिएगा। अब है परंपराशील नाट्य 1960 में उनकी समीक्षा दृष्टि का परिचायक है। समीक्षा भी की है किसी भी, समीक्षा मतलब होता है कमेंट करना किसी भी चीज पे, ठीक है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम से जन संसार पर विशिष्ट पुस्तक और बोलते क्षण निबंध संग्रह। देखिए बोलते क्षण पूछता है कि जो ओ सदा नीरा जो है ना, अभी चैप्टर पढ़ेंगे आगे, वो कहाँ से लिया गया है, तो बोलते क्षण से लिया गया है। बोलते क्षण क्या है, निबंध है, तो वो सदा नीरा भी निबंध होंगे। बोलते क्षण क्या है, निबंध है। बोल रहे हैं ना, बहुधन संप्रेषण के माध्यम से जनसंचार पर विशिष्ट पुस्तक लिखा था बोलते क्षण। क्या, बोलते क्षण। और बोलते क्षण का ही एक भाग है ओ सदा नीरा, ठीक। अब है जगदीश चंद्र माथुर एक प्रतिभाशाली लेखक, नाटककार, संस्कृति कर्मी एवं प्रशासक थे। आईएएस थे भाई, प्रशासक थे। उनका कार्य क्षेत्र बिहार था, क्योंकि बिहार में पोस्टिंग हुआ था सबसे पहला। और वे साहित्य संस्कृति के संसार में बिहार की ही विशिष्ट प्रतिभा के रूप में जाने जाते थे। भाई बिहार के ही बारे में ओ सदा नीरा, गंडक को कहा गया ओ सदा नीरा, ठीक है। गंडक के बारे में बताया गया कि उनके बाबू में बाढ़ कैसे आता, वो पहले कैसा था, अब कैसा हो गया। तो चूंकि उनका कार्य क्षेत्र बिहार था, तो बिहार के बारे में ही ना लिखेंगे भाई। चलिए अब है इतिहास, संस्कृति, परंपरा और लोक वार्ता की भूमिका उनके दृष्टिकोण के निर्माण में। क्या है लोक वार्ता, देखिए अब सबसे पहले ये आईएएस थे, नए प्रशासनिक अधिकारी थे, तो उनसे ज्यादा संस्कृति के बारे में कौन जान सकता है, क्योंकि घूमते थे ना, जगह जगह उनका पोस्टिंग होता था। तो ये जो है लोग से कैसे बात किया जाए, इस सब के बारे में अच्छे दृष्टिकोण थे उनमें, ठीक है, आधारभूत थी। नाटक और उसके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप हमेशा उनके आकर्षण के केंद्र में रहे। नहीं, नाटक और उनके बहुविध शास्त्रीय एवं लोक रूप, मतलब लोगों का कैसा रूप है, लोगों की संस्कृति कैसी है, इन सब में एक आकर्षण के केंद्र रहे। यही इन्हीं चीजों पर ये लिखते थे। उनके नाट्य लेखन में रंगमंच की कल्पनाशील सक्रिय चेतना समाहित थी। कल्पनाशील मतलब कल्पना कर सकता है ऐसा नाटक ये लिखते थे। इसका प्रमाण उनकी छोटी बड़ी तमाम नाट्य कृतियां है, जो मंचन और अभिनेता की दृष्टि से सफल मानी जाती है। एकदम मतलब ऐसा मानी जाती है कि इनके नाटक को आप अभिनय कर सकते हैं, अच्छा से परफॉर्म कर सकते हैं मंच पे जाके, ठीक है। श्री माथुर के लेखन में रचना भूमि का दायरा अपेक्षित रूप से सीमित और छोटा है। मतलब कुछ भी रचना करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो सीमित रहता है, छोटा रहता है, ठीक। उनमें प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण और अनुभव की शायद न्यूनता भी है, जिसे वे अध्ययन, कल्पना आदि के द्वारा पूरा करते हैं। किंतु उनके साहित्य में संकीर्णता कहीं नहीं आने पाई। मतलब जरूरी नहीं है कि सीमित और छोटा लिखता है तो संकीर्ण हो गया। आप जरूरी नहीं है कि आप नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब आप संकीर्ण है, आपके पास दिमाग नहीं है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इसके बदले विस्मयजनक रूप में एक संवेदनशील उदार दृष्टिकोण उनके लेखन में प्रकट होता है। एकदम दृष्टि संवेदनशील लिखते भी है तो एकदम आश्चर्यजनक है ना, एकदम संवेदनशील की कुछ अच्छा बात कहे है। परिष्कृत रुचि के इस लेखक के साहित्य को ऊंचाई प्रदान करता है। श्री माथुर ने लिखना प्रायः चौथे दशक में ही शुरू कर दिया था, किंतु उन्हें एक मनसवी लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाई। चलिए सबसे पहले क्या कहते हैं, माथुर ने कब से लिखना शुरू किया, तो चौथे तक। ये भी पूछते थे कभी कभी कि माथुर जी ने, जगदीश चंद्र माथुर जी ने कब से शुरू किया लिखना, तो चौथे दशक में। किंतु उसका जो एक अच्छा लेखक के रूप में अपनी पहचान नेहरू युग में बनाया, ठीक है। उनके लेखन के बहुलांश पर नेहरू युग की कल्पनाशीलता, नवनिर्माण चेतना तथा आधुनिक वैज्ञानिक प्रदृष्टि की छाप है। तदनुरूप वे जीवन और रचना दोनों में एक सुव्यवस्था, सुरुचि और कलात्मक को आपसे एक मानते थे, ठीक है। सौंदर्य, प्रियता और लालित्य बोध उनकी अभिरुचि के अंग थे। इन बातों को उनकी नाट्य रचनाएं विश्लेषणों में सिद्ध करती दिखलाई पड़ती है तथा उनके संस्मरण विशेष रूप में प्रमाणित करते हैं। ये संस्मरण किन व्यक्तियों के है और उनके किन गुणों, प्रसंगों तथा व्यक्तित्व, चरित्र के पक्षों को लेखक स्मरण करता है, स्मरण करने की शैली और स्मृतियों के संप्रेषण की भाषा क्या है, यह सब देखना बहुत दिलचस्प है। इसलिए भी कि इससे लेखक अब अपने बारे में बहुत कुछ अंतरंगता पूर्वक व्यक्त होता है। ये सब उतना नहीं है जितना हम बोलेंगे वो सब लिख लीजिए आप। चलिए अब यहाँ पे पूछने वाला है, जगदीश चंद्र माथुर ने कुछ ललित, व्यक्ति व्यंजक, रम्य निबंध भी लिखे हैं। नहीं, निबंध लिखे हैं। ये निबंध व्यक्ति, भाव और वस्तु पर। निबंध मतलब क्या होता है, किसी भी चीज पे हम लिख दिए कुछ, नहीं। इनमें से एक निबंध उनकी पुस्तक बोलते क्षण से यहाँ प्रस्तुत है। देखिए आ गया ना, बोलते क्षण से प्रस्तुत है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे ओ सदा नीरा कहाँ से लिया गया है, बोलते क्षण से, ठीक है। उनकी तीनों कोटियों के निबंधों का समाहार हो जाता है। यह निबंध सदा नीरा गंडक को निमित्त बनाकर लिखा। देखिए क्वेश्चन आ गया, पूछता है सदा नीरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो गंडक नदी को। सदा नीरा ओ सदा नीरा, सदा नीरा मतलब हमेशा बहने वाली, किसको माना गया है, गंडक को। पर उसके किनारे की संस्कृति और जीवन प्रवाह की अंतरंग झांकी पेश करता हुआ जैसे स्वयं गंडक की तरह ही प्रभावित होता दिखलाई पड़ता है। मतलब ये बताएंगे वो सदा नीरा में कि गंडक नदी के जो, देखिए कोई भी नदी होता है, या देखिए प्राचीन काल से यह देखा जाता है कि जो जितने भी बड़े बड़े
क्या बोलते हैं साहित्य बना है, जितने बड़े बड़े सभ्यता बना है वो नदी के किनारे बसा है। तो वे यही बताएंगे कि गंडक नदी के किनारे कैसी संस्कृति है ना, कैसा जीवन का प्रवाह है। ठीक है, तो यह आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम देखेंगे वो सदनिरा क्या है, वो सदनिरा किसके बारे में बताया गया, क्या हो रहा है पुस्तक में ना, मतलब क्या सब बताया गया है जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करती है क्लास आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।